ये वो बिल्कुल फजुल्ला सवाल है। अच्छा, इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। मैं कह मैं रहा उस हूँ चीज कि को ऐसे तेजस्वी यादव, ऐसे आज पूछना चाहूंगा, मैं उस चीज को तेजस्वी ऐसे यादव पूछना विधान चाहूंगा, परिषद से नहीं आए हैं ना। एक बार नहीं, सुनिए नीतीश आप। कुमार को नहीं, सुनिए नीतीश कुमार 2005 से क्यों नहीं कोई चुनाव लड़े हैं? आज के जी। डेट में अगर राजद की सरकार आती है, क्या ये चीज पहले से ही तय नहीं है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे? और लोगों को क्या वहां पर मौका दिया गया? हमारी पार्टी ये समझती है कि जहां भी जो जरूरतमंद हैं, जो हमारे लोग हैं, उनका ख्याल हम रखते हैं। वो तो मीरान जी जब बाहर आएंगे तो मीरान जी आपको बता देंगे उनके बॉडी कौन की अगर नहीं गए। बात करें तेज तो प्रताप जी गए वो बॉडी क्यों को नहीं आ पाई, लाने मतलब की। विफल क्यों मैं हो कह गए रहा फिर? हूँ कमाल की बात, ये तो बिल्कुल कमाल की बात आप लोग है। इतना उनके प्रेशर क्यों नहीं बॉडी डाल पाए कि हमसे हम बॉडी आ जाए? हॉकी स्टिक से जाके पीटने जाते, अब कमाल की इतने, बात करते अगर हैं। आपके यहाँ हाँ, आपके पास उनके लिए इतना सम्मान होता मैं कह रहा तो हूँ। शायद चले अच्छा, जाते। सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति सत्ता बचाने के लिए अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बना देता है, तो ये महिला समर्थक भूमिका आप इसको कैसे कह सकते हैं? आजादी के 50 वर्षों के बाद बिहार को कोई पहली महिला मुख्यमंत्री बनी मिली, हम्म, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लालू प्रसाद की महिला समर्थक भूमिका है। कोई महिला बनी ना, महिला बनी। और ये राबड़ी जी का दोष नहीं है कि वो उनकी उनकी तालीम पर सवाल उठाए जाएं। उनके पहले नहीं के नहीं, मैंने मुख्यमंत्रियों ने। तालीम पे भी सवाल नहीं उठाया, मैंने टैलेंट आपने पे भी कहा कि सवाल नहीं उठाया, राबड़ी देवी ही क्यों? मैंने आपने कहा कहा कि वाइफ को राबड़ी बनाना। देवी। आप ये बताइए ना कि कभी गोडसे जिंदाबाद के नारे आपने सुने थे, लेकिन ये बिहार की राजधानी में ये लगे हैं। 2 लाख ऑनलाइन तलवारों की खरीद फरोख्त हुई है। या सुनी चौबे केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे इस तरह का बयान देते हैं और वो एफआईआर तक नहीं होता और उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा था लंबे समय से, तो शासन कोई ढुलमुल नहीं चलता है। यंग एंड एंग्री के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम तंजील आसिफ है और आज जो हमारे गेस्ट हैं, इनका नाम है जयंत जिज्ञासु। और अगर हम इनकी परिचय दें तो कई तरीके से इनका इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है। सबसे जो बेसिक परिचय है, सबसे जो पहला जो मैं कहना चाहूँगा, वो जेएनयू से अभी पीएचडी के छात्र हैं। आरजेडी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए गए हैं हाल ही में। राज्य कार्यकारिणी की जो कमेटी होती है उसके एक सदस्य बनाए गए हैं। और छात्र आरजेडी, जब छात्र राजद ने चुनाव लड़ना शुरू किया जेएनयू के अंदर, तो सबसे पहले चुनाव में जयंत जिज्ञासु ही प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे छात्र आरजेडी की तरफ से। और हाल ही में द किंग मेकर के नाम से इन्होंने लालू प्रसाद यादव, जो राजद के सुप्रीमो हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर उन्होंने एक किताब भी लिखी है द किंग मेकर नाम से। तो इतना परिचय जो मुझे मालूम है, और आगे हम चीजों पर बात करेंगे। और अगर कहीं परिचय देने में गलती हुई हो तो जयंत भाई इस पे आगे सुधार भी करेंगे। और ट्विटर पर भी काफी एक्टिव है, बल्कि आरजेडी के तरफ से जो युवा आवाज सबसे बुलंद है, उनमें से एक जयंत जिज्ञासु ही है। और अभी जो लोजपा को लेकर जो कुछ चल रहा है, उस पर जयंत जिज्ञासु कहते हैं लेख में और ट्वीट के थ्रू भी, वसीम बरेलवी के अंदाज में, वसीम बरेलवी से एक शेर उधार लेकर कहते हैं कि पतंग जैसे ये उड़ना भी कोई उड़ना है, कि उड़ रहे हैं मगर दूसरों के हाथ में। तो इस अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं। मजा आएगा, आगे आधे आधे घंटे तक हम तमाम चीजों पर बात करेंगे। जयंत भाई, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि छात्र राजद से आपने प्रेसिडेंट का चुनाव जेएनयू में लड़ा। अब आज के दिन में छात्र राजद की स्थिति क्या है? क्या और यूनिवर्सिटीज में ये फैल चुका है? जेएनयू के अंदर आप लोगों ने कितना पकड़ बना लिया है? और कहाँ तक अब जो दूसरी स्टूडेंट लीडरशिप की जो पार्टीज है, जो उनको चैलेंज देने में आप अभी कितना सक्षम? जी, अब 2018 में पहली मर्तबा यहाँ पर हम लोगों ने दस्तक दी थी और स्वयं तेजस्वी जी ने कैंडिडेचर अनाउंस किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और तेज प्रताप जी भी दिल्ली में ही थे उस रोज। ये तेजस्वी जी की दूरदर्शिता है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की जो वैचारिकी है समाजवाद की, और जो उसका नेशनल इमेजिनेशन है, और जो एक समझ लें कि नाम भी राष्ट्रीय जनता दल है, तो वो बिहार तक क्यों महदूद रहे। और राष्ट्रीय पार्टी भी यह दल रह चुका है।
तो मणिपुर में, दिल्ली में, कई सूबों में, झारखंड में तो ठीक ठाक संख्या में हमारे लोग जीतते रहे हैं। राजस्थान तरफ तो लेकिन मान्यता ये के जो स्तर पे राष्ट्रीय पार्टी तो कभी नहीं रही। अभी नहीं, लेकिन ये हाँ, रह चुकी है जी। 24 एमपी थे राज्यसभा के, कई सूबों में हमारे एमएलए थे, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिला हुआ है। तो ये मुनासिब लगा कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी पहुंचाया जाए, ले जाया जाए। और फिर उसके बाद जो है सफलतापूर्वक अगले वर्ष का भी चुनाव हम लोगों ने लड़ा। पहली दफे 540 मत आए थे, फोर्थ पोजीशन था। और चूंकि 4 मैस ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे लड़ रहे थे लेफ्ट यूनिटी के साथ, तो उन लोगों को 2100 के आसपास वोट आए थे। 15 तक तो सब अलग अलग लड़ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में शायद हम भी बेहतर कर सकते थे, लेकिन चूंकि वो कंसोलिडेटेड थे, उनका वो बहरहाल विचार की लड़ाई है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। एक वक्त एसएफआई को नंदीग्राम सिंगूर के बाद इसी कैंपस में प्रेसिडेंट के पोस्ट पर मात्र 108 वोट आए, इसी आसपास कोपल लड़ रही थी उस बार। तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। अगली बार हमने 3 कैंडिडेट उतारे थे, और उसमें जो शहनवाज थे उनको वोट आया था 227 के आसपास शायद, या ज्यादा। और जो दो वाइस प्रेसिडेंट पर जो हमारे कैंडिडेट थे वो राजस्थान के थे, विजुअली इम्पेयर्ड थे, और जेएनयू-एसयू की हिस्ट्री में सेंट्रल पैनल पर पहली बार हमने विजुअली इम्पेयर्ड किसी स्क्वायर को उतारा था। और फिर दूसरी कैंडिडेट थी प्रियंका, उसको भी वोट चाहे जो भी आए, 100 कुछ वोट आए थे उसको, लेकिन 156 थे। लेकिन जो हमारी पार्टी की विचारधारा है उसको बड़े फलक पर हम लोग लगातार दूसरे साल रखने में कामयाब रहे। और सांगठनिक विस्तार भी, जो कुछ हमारे विचारों से प्रभावित होकर कुछ लोग स्वेच्छा से, कुछ लोग पहल के साथ जुड़ते रहे हैं। और जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है यहाँ पर, उसका एक समझिए कि विनिंग काउंसलर, विनर, जो यूनियन का है, पहली मर्तबे जेएनयू-एसयू में हमारी नुमाइंदगी है, जो छात्र राजद से उनको सदस्यता दिलवाई, उन्होंने इच्छा जाहिर की, पार्टी की सदस्यता दिलवाई। और इस तरह से जेएनयू की छात्र राजनीति में बाकायदा ऑफिस बेरर राष्ट्रीय इस है बार पहली बार धीरेन्द्र नाम है। हाँ, 2018 के बाद 19 में ही वो जीते थे, और फिर उसको पार्टी ज्वाइन करवाया, संगठन ज्वाइन करवाया। और 19 में तो चुनाव नहीं, 20 में चुनाव हो नहीं पाए कोरोना के चलते, और इस बार भी आसार कम ही है जिस तरह की हालत दिल्ली की है। तो ये कुछ प्रोग्रेस है। फिर बाकी जो झारखंड के विश्वविद्यालय हैं, वहाँ भी छात्र राजद है, तेज प्रताप जी उसको देखते हैं, उस छात्र विंग को। और बिहार के विश्वविद्यालयों में है, आपको 18 में ही भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट शांतनु राउत जीते थे। पटना यूनिवर्सिटी में पिछली बार बहुत मजबूत दमदारी के साथ छात्र राजद जो है सेकंड पोजीशन पर आया था प्रेसिडेंट के पोस्ट पे, हम लोग गए थे प्रचार में भी। तो ये कमोबेश स्थिति है, वैचारिकी जो है वो जिंदा रहनी चाहिए, तो जीत हार होती रहती है। अभी पार्टी के अंदर आपका पोजीशन क्या है? एक तो हम जान रहे हैं कि आप स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उसके अलावा पार्टी के अंदर क्या आपको कोई जिम्मेदारी दी है? देखिए, हम तो इस ख्याल के हैं कि किसी पद के मिलने के बाद ही काम किया जाए। ये इस तरह का मेरा मिजाज और मानस नहीं है। और मैं 2009 से 12 के सेशन में भागलपुर यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ भी छात्र राजद का संगठन सचिव था। यहाँ तो चूंकि जेएनयू में कुछ था नहीं, तो यहाँ आए तो जिन लोगों के साथ अलायंस हम लोगों का बचपन से देखते रहे हैं, सीपीआई के साथ जनता दल का 95 से तो मुझे कम से कम याद है ना। लोकसभा में बलिया लोकसभा हुआ करता था, अब तो खैर वो खत्म हो गई कंस्टिट्यूएंसी उस नाम से। तो वहां से सीपीआई के होते थे सूरजदा, है ना, कॉमरेड सूर्यनारायण सिंह, और बाद में जो है शत्रुघ्न सिंह वगैरह हुए। तो उनको देते थे एमपी के चुनाव में हसिया गेहूं बाली को, और विधानसभा चुनाव में
चक्र छाप को, और इन दोनों का पोस्टर हमने साटा है, बचपन से साटा है, कौतूहलवश, एक उत्सुकतावश। बातें तो क्या ही समझ में बच्चे को आती हैं, लेकिन लालू जी को पहली मर्तबा 95 के विधानसभा चुनाव में सुना था। वही जो वो अपील करते थे, वो घोंघा चुनने वालों, वो लकड़ी बेचने वालों, ताड़ी चुआने वालों, मूस के बिल से दाना निकालने वालों, वो गाय चराने वालों, वो भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, घोंघा बेचने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। ये तो समझिए कि जो जनता दल का पोस्टर होता था, उसमें उसमें ये बातें लिखी हुई भी होती थी, और चूंकि ये रागात्मक हैं, तो गेय हैं, तो उसको हम लोग बड़े उमंग से गाया भी करते थे। गैया बकरी चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, जन्म दिया तो शिक्षा दो, पढ़ो या मरो, इस तरह के जो नारे हुआ करते थे। तो बचपन से एक आकर्षण इसके प्रति पैदा हुआ, और फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी के बाद जब यहाँ आया, तो फिर एआईएसएफ को ज्वाइन किया था 15, और एआईएसएफ का ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहा यहाँ, और बहुत सक्रिय ढंग से यहाँ एक्टिविज्म भी किया जेएनयू में। और जो कुछ भी हम तो जहाँ भी जब भी रहे हैं, वैचारिक ही हमारी वही रही, समाजवाद। तो हमेशा से लालू जी के बारे में जो धारणा लोगों के मन में बिठाई गई, अखबारात के जरिए, पत्र पत्रिकाओं के जरिए, उसको ध्वस्त करने के लिए हमने अपना नैरेटिव, और जो अच्छे काम उनके कार्यकाल में हुए, उनके कार्यकाल में, राहुल जी कार्यकाल में, और जो मंडल मूवमेंट से जुड़े हुए लीडर्स रहे, बाद के दिनों में वो जहाँ चले जाए, है ना, लेकिन मंडल एरा के जो लीडर्स रहे हैं, या सोशलिस्ट मूवमेंट के जो लीडर रहे, आचार्य नरेंद्र देव से लेकर, लीमय से लेकर, कृपलानी से लेकर, एसएम जोशी से लेकर, अशोक मेहता से लेकर, ये सारे लोग, है ना, लोहिया, चरण सिंह, कर्पूरी जी, बाबू जगदेव, इन सब के प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान रहा है। और इसलिए ताऊ देवीलाल जी, रामविलास जी, शरद जी और लालू प्रसाद जी तो हमेशा से हम सब के लिए आकर्षण और कौतूहल का विषय रहे हैं। हम लोगों के लिए तो कोई हेलीकॉप्टर उड़ता था तो हम समझते थे कि लालू यादव जा रहे हैं, तो यहाँ से बातें शुरू हुई। जी, तो वही मैं जानना चाह रहा था कि अभी करंट पोजीशन को लेकर मेरा सवाल था, तो अब मैं उसको थोड़ा और डायरेक्ट पूछना चाहूंगा कि जो आने वाले चुनाव हैं 2024 या 25, तब क्या बतौर राजद के उम्मीदवार को आपको कहीं से देखे जाने की उम्मीद है? क्या बिहार के किसी विधानसभा से या बिहार की किसी लोकसभा से क्या मैदान में उतरने की कोई तैयारी, या अगर आप बता सके कि इस तरह के प्लानिंग क्या कुछ चल रहे हैं कि अब आपको मैं सीधे बहुत सीधे चुनाव में भी मैंने दिखाई दे कभी सके? देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं जेएनयू में कभी आऊंगा, मतलब उस तरह से प्लानिंग नहीं की थी। चीजें होती चली गई, और बिना घर में बताए हुए मैं दिल्ली, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी से ही मास्टर्स करूं, क्योंकि वहाँ आप फर्स्ट क्लास मूलतः हो आप जाती थी। भागलपुर के रहने वाले हैं, मूलतः किस जिले? खगड़िया थे, खगड़िया के, खगड़िया के? अच्छा, जी। खगड़िया से। और पिताजी का पैतृक जो इलाका है वो मुंगेर जिले में है ना, लेकिन गंगा में वो जमीन वो कट गई, तो वो ननिहाल में आकर बस गए। तो मैं कह रहा था कि वो, मैंने तो कभी टीएनबी कॉलेज में भी जाने का मेरा वो नहीं था, मतलब अच्छा। मुझे मुझे सेल्फ स्टडी में बहुत आनंद आता था। मैं डूब के पढ़ता था, लगभग समाधि की स्थिति में आदमी चला जाता है। मतलब एक, अगर मैं पढ़ रहा हूँ, नॉक कर दिया मेरी माँ ने दूध देने के लिए या खाना देने, तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता था, क्योंकि फिर उस स्टेट में जाने में मुझे वक्त लगता था। तो मुझे ये लगता था कि कॉलेज मैटर ही नहीं करता है, कहीं भी आप, रिजल्ट तो मुझे देना है ना, मेरी मेहनत से इम्तिहान में मैं किसी कॉलेज का स्टूडेंट रहूं, उससे बात बनेगी। तो मेरे पिताजी जब बहुत गुस्से हुए मैट्रिक के एग्जाम के बाद, कि अब तो सोचते थे साइंस कॉलेज में एडमिशन होगा, अब तो इसका कोसी कॉलेज में भी नहीं होगा, तो बड़ी फब्तियां वो कसते थे। और मुझे याद है कि बहुत ट्रॉमेटिक आर्स थे मेरे लिए। तो खैर, अब तो आया, तो बिना घर में बताए हुए दिल्ली आया। यहाँ भी लगा कि पता नहीं एंट्रेंस पास कर पाएंगे कि नहीं, उसके पहले बीएचयू में सिलेक्शन हो गया, और सेशन लेट होता है बिहार की यूनिवर्सिटी का, 3 साल में रिजल्ट नहीं, तो उस चक्कर में मैं नहीं जा पाया, तो दिल्ली आया।
हुआ यहाँ भी अच्छे कॉलेजेस में अच्छी जगह पर पढ़ने का मौका मिला। सेंट स्टीवेंस में भी हुआ सिलेक्शन, कुल जेएनयू, मिला के डीयू। मतलब डेस्टिनी अगर आपको ले तो जाए और पार्टी नहीं, अगर ले डेस्टिनी जाए तो वगैरह नहीं। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत शॉर्ट टर्म जी। गोल्स मैं नहीं रखता हूँ, अच्छा। और बहुत छोटे सपने भी मैं नहीं देखता हूँ, और जी। बहुत हड़बड़ी में नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं टॉपर था अपने कॉलेज का, अच्छा। और मुझे प्रीफेक्ट बनाया जाना था नियमतः, लेकिन नहीं बनाया गया, साजिश हो गई हमारे साथ। तो अच्छा। एक वक्त मुझे मैं प्रीफेक्ट इसलिए बनना चाहता था, एक तो मैं मार्क्स वाइज भी डिजर्व करता था, और इसलिए कि वहां पर जो ये बच्चों को पढ़ने में कुछ असामाजिक तत्व जो हॉस्टल्स में होते हैं वो डिस्टर्ब करते थे, उससे हमारी बहस भी हुई, तो उसको मैं ठीक कर पाऊं, तो उस सिस्टम को दुरुस्त करना चाहता था, इसलिए होना चाहता था। वो कोई और दुरुस्त कर दे बहुत अच्छी बात है, तो मैं किसी और भूमिका में आ जाऊंगा। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें मैं समझता हूँ, कभी मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ आऊंगा और सेक्रेटरी हो जाऊंगा देश के सबसे पुराने जन संगठन का। जेएनयू में मैं सेक्रेटरी हो जाऊंगा। जेएनयू में पढ़ना तो तस्वुर में नहीं था, और राजनीति में इस मकाम पर आऊंगा, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ये सब नहीं सोचा था। लेकिन ये था कि इन सब चीजों में मन लगता था, मूलतः राजनीति जीता रहा हूँ। तो इसीलिए भागलपुर यूनिवर्सिटी में भी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खुले, इसके लिए छात्र राजद के बैनर तले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर धरना दिया। फिर 35 के विधायक शोभाकांत मंडल जी, सब कई लीडर्स थे उसमें, कई विधायक अब हो गए हैं, उस वक्त तो युवा राजद में हुआ करते थे ये लोग। मैंने उसका संचालन किया, वहां मुख्य अतिथि बना के बुलाया जाता रहा कई कार्यक्रमों में। तो वो बड़े छोटी उम्र से मुझे ये एजाज और ये मोहब्बत लोगों के द्वारा दिया जाता रहा, और इसीलिए शायद कॉन्फिडेंस भी बना रहा। और अब जब इस पार्टी में बाकायदा काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि पार्टी हमेशा से मेहनत करने वालों को, वफादारी के साथ काम करने वालों को, नेतृत्व के प्रति ईमानदार और विचारधारा के प्रति बहुत कमिटमेंट रखने वाले लोगों को कंसीडर करती रही है, ऐसा नहीं है। और ये एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के लिए, गरीबों द्वारा, गरीबों की पार्टी है, और लालू प्रसाद ने बहुत मेहनत करके इस पार्टी को अभी तक कायम रखा है, और इसका सेकुलर क्रेडेंशियल बचा के रखा है। तो एक ताकत है, और एक भरोसेमंद ताकत है। तो इसलिए मैं कभी ऐसा मेरे मन में नहीं आता है कि पता नहीं भविष्य में क्या होगा। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि मेहनत कर रहा हूँ, तो कभी न कभी समय बेहतर ही। पर तो सौ समय कंसीडर किया जाऊंगा। और मुझे अपने लीडर पर बहुत भरोसा है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, और उतनी ही मोहब्बत करता हूँ अपने लीडर तेजस्वी जी को। और उसको बहुत पब्लिकली कहने की जरूरत नहीं है, ये तो दो व्यक्ति के बीच का राबता है, और वो उन्होंने जो भरोसा किया है उस भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। और बाकी तो जो जिम्मेदारी होती है, कई अनौपचारिक ढंग से काम होता है, मान लीजिए कभी कोई काम असाइन कर दिया तो उसको करने की कोशिश करता हूँ। बहुत आपके डिफाइंड रोल की बात नहीं। आपके जी लीडर्स को लेकर ही लालू प्रसाद यादव जी को ही लेकर मेरे अगले कुछ 3 सवाल हैं जो मैं पूछना चाहूंगा। आपकी जो किताब है द किंग मेकर, उसका मैं ब्रीफ पढ़ रहा था ऑनलाइन, जो जहाँ भी अमेजन वगैरह पे जहाँ दिख रही है, तो वो ब्रीफ शायद आप ही ने लिखा हो या आपके बुक से लिया गया हो। तो उसमें एक चीज मुझे मिला कि राबड़ी देवी द्वारा बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने में भी लालू प्रसाद की महिला समर्थक भूमिका अनन्य है। तो मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति सत्ता बचाने के लिए अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बना देता है, तो ये महिला समर्थक भूमिका आप इसको कैसे कह सकते हैं? क्या उन्होंने महिला उत्थान के लिए किसी रैंडम महिला को वहां तक पहुंचाया? वो तो उनकी घर की उनकी पत्नी थी, जिनके मतलब जिनको सत्ता पर बिठाकर वो सत्ता पर कब्जा जमाए रखना चाहते थे। ये एक ट्रुथ है, ये एक सच्चाई है। अगर इसको आप महिला समर्थक या उनको आप ये कहें कि वो वुमेन्स राइट के लिए इस कदम को अगर आप देखें, ये इस तरीके से देखना है कितना सही है, कहाँ तक आप इसको सही? देखिए, मैं उसका अगर आप कहेंगे तो बहुत जो सबको समझ में आ जाए उस तरह से भी बिल्कुल जवाब दे बिल्कुल सकता हूँ। बिल्कुल, आप इसी अंदाज और में और जो जो उस बिल्कुल और जो जो लालू जी उसका के जो वोटर्स हैं उन तक बात पहुंच जाए, जो आप कहें ना और लकड़ी चुनने और वाले और
जी जी जी। और जो उसका सैद्धांतिक और वैधानिक पक्ष है, संवैधानिक पक्ष है, हाँ, उसकी रोशनी में भी उत्तर बिल्कुल। दिया जा सकता है और देना चाहिए। हम्म, अ, आपने कहा कि वो उनके परिवार में कई लोग थे जिनको बिठाकर, पुरुष सदस्य थे, तब भी सत्ता चल सकती थी। वो चाहते तो साधु यादव को बना दे सकते थे, क्या दिक्कत? साधु यादव कोई उनकी बात से बाहर थे क्या? ट्रस्ट की उनकी बात नहीं, आती है। अब नहीं, आप ट्रस्ट ट्रस्ट साधु यादव पर ट्रस्ट नहीं था, हो सुभाष सकता यादव है पर कि ट्रस्ट उनको नहीं था। लगा होगा कि साधु यादव अगर बनते तो वो खुद में अपने हिसाब से नहीं नहीं चलाने लगते चीजें। नहीं नहीं, तो राबड़ी जी को आपको क्या लगता है कि लालू जी के हिसाब से चलाती थी? राबड़ी जी अपने जाहिर सी बात है, बुद्धि कुछ दिन विवेक का, शुरुआती दिनों में, नहीं नहीं चलिए नहीं, उस पे नहीं जाते हैं, पहले इस पर बात करते मैं हैं कि कह रहा क्या हूँ कि ये महिला महिला समर्थक उत्थान भूमिका को क्या है, लेकर आपने ये। बात की। जी 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 जी। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल, हम्म, इसलिए वह महिला समर्थक भूमिका है हम्म, कि, और ये कोई राबड़ी देवी पहली मिसाल नहीं है। हम्म, भगवती देवी को 1996 में जब आरजेडी के वो नेशनल प्रेसिडेंट बने, हम्म, तो उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया। ऐसा तो नहीं है कि गया में कोई पुरुष दलित उनको नहीं मिल सकता था, आराम से मिल सकता था। आदिवासी समाज में भी 2005, बहुत पुराना नहीं, जो अभी के लोग रिलेट कर पाए, हम्म, स्वीटी नीमा हेम्ब्रम कटोरिया से विधायक थे, हम्म। वहां आदिवासी पुरुष को भी तो दिया जा सकता था। रेखा पासवान मसौड़ी से विधायक हैं, वहां पुरुष दलित को भी तो लगाया जा सकता था। नहीं, आप अगर फतेहपुर नंबर से देखें तो 33% भी प्रेमा क्या वो नंबर चौधरी को, कभी हुआ? कैंडिडेट का अगर ना आप ना ना ना, टोटल नंबर देखें, आप मैं 200। कह रहा हूँ, जी हम 33, हमारे नेता तो 66% महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। कोई मान बात कहाँ कर रहा रहे है? हैं 66% में, नहीं, कमाल क्या की बात खुद है। राजद ने कभी सबसे दिया है? ज्यादा खुद क्या राजद ने राजद कभी इतने ने कैंडिडेट बाकी बनाए हैं? राजद ने बाकी किसी भी पार्टी से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया है, पिछले साल भी। पर हम्म, पिछले विधानसभा चुनाव में भी 10 महिलाओं को टिकट किसी पार्टी ने नहीं दिया था, और 10 में 10 ने जीत दर्ज की। इस बार हमने उसको बढ़ा के 16-17 नहीं, किया, सारे लेकिन उसमें कैंडिडेट कम, कहाँ से थे? बहुत लोग हार गए। हम्म, नहीं, बहुत, हम कह रहे हैं कि ये कोशिश रहती है जी। कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम दें और विनेबिलिटी भी देखें, ठीक है। और सामने वाले चलिए पार्टी के पहले उस पे उम्मीदवार आते हैं, हम कौन लोग है? मुझे लगता है भटक रहे हैं, तो पहले उस पे आते हैं, हाँ, महिला समर्थक मैं कह भूमिका रहा हूँ भूमिका। महिला समर्थक जी। भूमिका। देश देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। हम्म, लालू प्रसाद जी बने हैं मुख्यमंत्री 10 मार्च 1990 को। हम्म, तो 9 मार्च 1990 तक 43 साल हो जाते हैं। हम्म, इन 43 वर्षों में किसी पीएचडी, पोस्ट डॉक, एमफिल, डीफिल की हुई, डीलिट की हुई किसी भी महिला को मुख्यमंत्री बनाने से किसी ने रोका था क्या? और राबड़ी देवी कब मुख्यमंत्री बनी? 1997। आजादी के हम्म, 50 वर्षों के बाद बिहार को कोई पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, मिली। हम्म। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लालू प्रसाद की महिला समर्थक भूमिका है। कोई महिला बनी ना, महिला बनी, और ये राबड़ी जी का दोष नहीं है कि वो उनकी उनकी तालीम पर सवाल उठाए जाएं। उनके पहले नहीं के नहीं, मैंने मुख्यमंत्रियों ने, तालीम पे भी सवाल नहीं उठाया, मैंने आपने टैलेंट पे भी कहा कि सवाल नहीं उठाया। राबड़ी देवी ही क्यों? मैंने आपने कहा कहा कि वाइफ को राबड़ी बनाना, देवी ही अगर क्यों? आप, मैंने नहीं, सिर्फ ये सिंपली लालू ये जी ने कहा। नहीं बनाया है। हाँ, सिर्फ अगर अब आप अपनी वाइफ को बनाते हैं। जी। उसके संवैधानिक पक्ष पर मैं आता हूँ। हम्म, चूंकि तमाम एमएलएज की यही राय थी कि राबड़ी जी को बनाना ही ठीक रहेगा। जिस हालत में, आपने कभी सुना है कि जिस पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हो, हम्म, उस पार्टी की के गठबंधन की सरकार केंद्र में हो, और उसी पार्टी का सदस्य जो है उस सरकार का मुखिया हो, यानी प्रधानमंत्री हो। हम्म, खुद जो नेशनल प्रेसिडेंट है जिस पार्टी का, वह आदमी चीफ मिनिस्टर हो एक सूबे का, और उस आदमी को जेल भेज दिया जाए, उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए सेना बुलाया जाए, पहली बार इस देश में हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड। और उसके बाद उनके दल के कई लीडर्स उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, केंद्र में बैठे मंत्री साजिश कर रहे हैं। तो उसके बाद विधायकों ने, जो जो जनता दल से अलग होकर, हम्म, जो विधायक और जो एमपी लालू प्रसाद जी के साथ आकर 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना करते हैं, वही 25 जुलाई 1997 को जब ओथ होता है राबड़ी जी को, राबड़ी जी का मुख्यमंत्री के रूप में, तो उसके पहले उनको अपने दल का नेता चुना जाता है। 168 एमएलए थे 95 में लालू जी के समर्थन में, हम्म, और 136 एमएलए आरजेडी में आ गए, और 135 एमएलए ने राबड़ी जी के नाम का समर्थन किया। लालू जी तो 136वें विधायक थे,
135 लोगों ने जो लालू जी से इतर थे उन्होंने नेता चुना, और ये कोई बंदूक की नोक पर नेता नहीं चुनवाया जाता, ये डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ। नाम तो और भी लोगों का बाहर चला था, अवध बिहारी चौधरी जी का भी नाम चला था, लेकिन विधायक नहीं तैयार थे। विधायकों ने इनके पक्ष में कहा कि हमारी नेता राबड़ी देवी होंगे, और आपको आश्चर्य होगा कि जो 168 एमएलए थे बन रही थी, तो 190 से ज्यादा एमएलए हो, 94 शायद उनके पक्ष में, 94-96, जो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से वो शासन सत्ता में आई, और आने के बाद पहला काम जो है, सबसे पहले कामों में आपको खुशी होगी यह जानकर कि जिस समाज से वो आती थी, पिछड़े समाज से, और वहां की बेटियों को तो छोड़िए, हमको एक बार मीसा दीदी ने बताया था कि वहां के लड़के भी प्राइमरी स्कूल से ज्यादा नहीं पढ़ पाते, तो 8-8 किलोमीटर दूर पर स्कूल होता था। तो राबड़ी जी ने सारी कमिश्नरी में एक एक रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल फॉर ओबीसीज एंड ईबीसीज इसको खोला। तो वो तो उस, ताकि उनके जैसी पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को बीच में ही शिक्षा को छोड़ना न पड़े, वंचित नहीं रहना पड़े तालीम से, तो ये काम किया। तो मुझे उसमें यही कहना है। और प्रभु चावला जी के साथ एक इंटरव्यू में भी कहा, पूछा कि आप तो डमी सीएम, पर्दे के पीछे से तो लालू जी चला रहे हैं सूबे को। तो अब राबड़ी जी ने कितना सूझबूझ भरा जवाब दिया कि देखिए, वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट है, क्या एक चीफ मिनिस्टर को अपने अध्यक्ष से सलाह लेने का नैतिक हक है कि नहीं, और उस प्रेसिडेंट को अपनी वजीर आला को कोई सुझाव या कोई प्रस्ताव उनके सामने रखने का अधिकार है कि नहीं? हर जगह होता है। नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक कामराज फॉर्मूला आया था ना, शास्त्री जी वगैरह जैसे कई वरिष्ठ नेताओं ने रिजाइन किया था कि सरकार चलाने में कुछ युवाओं की भूमिका होनी चाहिए, संगठन चलाने में कुछ बुजुर्गों की भी, और दोनों के समन्वय से पार्टी चले, सरकार चले। तो कामराज कितने पढ़े लिखे, आपने वो सवाल भी नहीं किया है, लेकिन मैं, अब चूंकि ये इल्जाम लगता है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कामराज, ताऊ देवीलाल जी कितने पढ़े हुए थे? क्या किसी से खराब स्टेट को चलाया इस पर हरियाणा हम को? और आगे बात करेंगे, क्योंकि और कई सवाल हैं। जी जी। आप एक लेख लिखते हैं कुछ दिनों पहले कि अनैतिकता का पुतला है नीतीश कुमार, पहले भी डाल चुके हैं बंगले पर डाका। ये लेख मैंने पूरा पढ़ा। आपने उसमें पूरा जिक्र किया है कि कब कब उन्होंने किस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, राजद को जब तोड़ने की कोशिश की उसका भी जिक्र है। लेकिन आप उसमें ये भूल जाते हैं कि लालू जी ने भी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की। 1991 में बीजेपी को तोड़ने की कोशिश की, 1993 में सीपीएम को तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद सीपीआई के साथ भी यही हुआ 1993 के आसपास ही। तो लालू जी भी वही करते आए हैं। 1993 में जो नामधारी जी थे, इंद्र सिंह नामधारी, उनकी अध्यक्षता में बीजेपी को तोड़ने की कोशिश की गई। तो ये चीजें होती रही है बिहार के अंदर। तो आप वहां पर लालू जी को भी उसी कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करते? नहीं, उसके पीछे एक बुनियादी फर्क है। आपने देखा होगा कि रामविलास जी जो अलग अलग चुनाव लड़े और 29 विधायक उनके जीत के आए थे, जैसे ही समर्थन देने का मन बनाया, किनको? राबड़ी देवी जी को, हाँ, माने वो सारे इस मेंटेलिटी के उसमें अधिकांश विधायक थे कि नीतीश जी के साथ जाइए तो बहुत ठीक। उन लोगों का यही था ना कि नीतीश जी का समर्थन करना चाहिए, और पार्टी शीर्ष नेतृत्व का कहना था कि हम यूपीए का पार्ट एंड पार्सल हैं, और इतना कंट्राडिक्टरी हम डिसीजन नहीं ले पाए, है ना। अगर हमें खुद ही बहुमत मिल जाता तो मुस्लिम मुख्यमंत्री का नारा देकर वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ ये था कि भाई 29 को हम मंत्री बना देंगे, यही बात थी, और ये लोग तैयार हो गए थे उस पर। और इसी बीच में जो है उनके पार्टी प्रेसिडेंट लेकर भाग गए, और पूरा का पूरा जो है पार्टी को छिन्न भिन्न कर दिया नीतीश कुमार ने। मैं कह रहा हूँ कि लालू प्रसाद जी के समय में जो भी होता था वो स्वेच्छा से, कोई दबाव में नहीं, और ये तो और उसके ये आपने अभी की कहानी बता दी। आप 1991 की भी कहानी बताइए, क्या कुछ हुआ उस वक्त जब मैं कह रहा हूँ कि जब इन्होंने एल.के. आडवाणी को अरेस्ट किया था, एक अच्छी भली सरकार चल रही थी, ये आग लगाने के लिए देश भर में निकले थे, और उस आग में बहुत दंगे फसाद तमाम चीजें मैंने होती रही अलग अलग इलाके में, लेकिन बिहार को बहुत हद तक बचाने में कोई बड़ा दंगा नहीं होने दिया साजिद। और उसी बीच में चूंकि वीपी सिंह जी की सरकार से समर्थन वापसी का खत आडवाणी जी ने लिख दिया,
तो उसके बाद बिहार सरकार को बचाए रखना देश हित में जरूरी था, सूबे के हित में जरूरी था। बीजेपी उसमें आग लगाना चाह रही थी पूरे समाज के अंदर, तो इसलिए कुछ लोगों को लगा, बीजेपी के भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अकलियत हैं, जो वहां पर घुटन महसूस कर रहे थे, वो यहाँ पर आए तो उनका स्वागत किया। वो देश हित में उस सरकार को चलना जरूरी था। आप ये बताइए ना कि कभी गोडसे जिंदाबाद के नारे आपने सुने थे, लेकिन ये बिहार की राजधानी में ये लगे 2 लाख ऑनलाइन तलवारों की खरीद फरोख्त हुई है, या सुनील चौबे केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे इस तरह का बयान देते हैं और वो एफआईआर तक नहीं होता और उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा था लंबे समय से, तो शासन कोई ढुलमुल नहीं चलता है। इसके पहले कि आपको तोड़ने की कोशिश करे, इसके पहले कि लालू जी की पार्टी को तोड़ने की नहीं कोशिश हुई थी, क्या 22 एमएलए ही थे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि दोनों को एक कटघरे में आप खड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद आपने चलिए 91 की कहानी सुना दी, 93 में जिनसी क्योंकि लेफ्ट की पार्टी उससे राजद का हमेशा आपने जैसा कि पहले जिक्र किया कि नजदीकियां रही है, तो सीपीएम को ही 6 में से 4 विधायक सीपीएम के लिए आए इधर, उसके बाद सीपीआई की पूरी टीम आ गई 93 में। तो हमारे तो 4-5 करेंगे जी, हम कह रहे हैं कि नहीं, हम कह रहे हैं कि पूरे पार्टी हमारा जो 4-5 तो एमएलसी हमारे थे, उनको चुनाव के ठीक पहले, एमएलसी ही नहीं थे, लालू जी के बाद सेकंड इन कमांड सैद्धांतिक रूप से पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कमर आलम, उन सहित 5 लोगों को नीतीश कुमार ने तोड़ के अपने यहाँ मिला लिया। वो तो इस बात के एक्सपर्ट। दोनों को बराबरी, मतलब वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, दोनों की नैतिकता एक समान है, उन्होंने भी किया है तोड़ने का काम, ये भी कर रहे हैं। मैंने कहा कि आज सरकार गिरी कि कल सरकार गिरी, कोई दंगा फसाद करके लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री नहीं ना बने, लोगों का दिल जीत कर। और जब उस सरकार को आप एक प्रो पीपुल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, तो उस सरकार को बचाने के लिए कुछ लोग, जैसे मान लीजिए कि नीतीश जी और लालू जी के बीच शुरुआती दिनों का एक अंडरस्टैंडिंग रहता था, एक पार्टी में काम करते रहे, लेकिन जब बीजेपी के साथ चले गए वो और 16 साल तक उन लोगों का गठबंधन रहा और नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश कुमार जी ने अपने आप को वापस ले लिया, तो उस सरकार पर भी संकट आया था कि नहीं आया था? उस अल्पमत में आ गई सरकार को लालू जी ने समर्थन देकर बचाया। लालू जी का कमिटमेंट दल फलना ढिकाना के प्रति बाद में, पहले उस सेकुलरिज्म के प्रति, पहले सोशल जस्टिस के प्रति, तो बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश कुमार की सरकार गिरा ना दे ये लोग, उसको भी बैकिंग दी। और ये इस वजह से मैं उन दोनों को एक प्लेन पर नहीं खड़ा करता हूँ। तो आज पासवान जी को तो हार्ट अटैक आ गया, इसको अगर पहला अटैक ही आया इसी वजह से, और पासवान जी मृत्यु शैया पर हैं, उसके बाद आप तोड़-फोड़ कर रहे हैं। मैं दो बातें हैं आपकी बातों से रामविलास जी के हार्ट की सर्जरी ये लोग बाईपास करवाना चाहिए। हत्यारा लोग हैं ना, ये हत्यारे लोग हैं। आज हमारी पूरी पार्टी चिराग के साथ खड़ी, इसलिए कि हम समझते हैं कि रीजनल पार्टी का जिंदा रहना जरूरी है। बैलेंस के लिए पहले दिल्ली से टिकट बंटता था, लखनऊ और पटना के लोग, कटक के लोग वहां जाते थे और लाइन हाजिर होना पड़ता था उनको, इतनी मोनोपोली चलती थी। ये तो लालू प्रसाद जी का, मुलायम सिंह जी जैसे लोगों का योगदान है, देवेगौड़ा जैसे लोगों का, वहां पर जो है चौटाला जी जैसे लोगों का। सिंपली ये चीज समझना चाहता हूँ कि आज की तारीख में अगर लालू जी क्योंकि जेल से बाहर हैं, तो अगर लालू जी जदयू को तोड़कर सत्ता में बिहार में आ जाते हैं, तो आप उस तोड़ने को सही बताएंगे कि वो सही है अगर वो जदयू को तोड़ के सत्ता में आ जाते हैं? आपके पूरे जवाब से मैं यही निष्कर्ष निकाल पाया कि अगर बीजेपी एनडीए की सरकार को दूर रखने के लिए अगर लालू जी तोड़फोड़ करते हैं तो सब सही है। लालू प्रसाद जी से भी ये सवाल हुआ था कि आपके समय में बीएसपी का लोग ये वो, तो लालू प्रसाद जी का जवाब था, हमारा प्रताप कुछ ऐसा था कि समाज हित में हम काम कर रहे थे और उस कारवां में लोग स्वेच्छा से आके जुड़ता था। हम कोई बार्गेन और कोई ब्लैकमेलिंग की राजनीति नहीं करते रहे कि हम आओ तो हम मंत्री बना देंगे, जाओ तो हम ये तुमको धुरछी करेंगे। अरे भाई, लोग गए कि नहीं यहाँ से? रामकृपाल जी नहीं गए इस दल को छोड़ के क्या? कितने लोगों को उन्होंने एमपी एमएलए राज्यसभा भेजा और विधान परिषद बनाया, मिनिस्टर बनाया। लोग धोखा देते रहे। लालू जी ने अगले सवाल पर आते, क्योंकि अब ये घूम के वहीं पे रह जा रहा, तो अगले सवाल पे आते क्योंकि लंबा खिंच रहा है। अगला सवाल और ये कि हम लोग तोड़-फोड़ नहीं करेंगे। आप जो कह रहे हैं ना कि जदयू को तोड़-फोड़, इस तरह के कुकर्म में हम लोगों का कोई यकीन नहीं। ठीक है, अगला सवाल जो है मेरा,
परिवारवाद को लेकर है। आप परिवारवाद सिंपली सीधा एक ही लाइन का मेरा सवाल है कि परिवारवाद को आप, क्योंकि आप हर एक चीज को लालू परिवार को लेकर, लालू जी के लेकर हर एक चीज को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, तो लालू जी के परिवार जिस तरीके से राजद के टॉप पर है, उस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? क्या और काबिल लोग नहीं है? आपने जैसे कहा कि तेज प्रताप जी छात्र राजद को चला रहे हैं, तो क्या और लालू परिवार के अलावा आपके पार्टी में और क्या काबिल लोग नहीं है जिनके हाथ में पार्टी की बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती है, जिनको पार्टी की टॉप पर बैठाया जा सकता है? देखिए, परिवार का ही क्या टॉप पे होना जरूरी है? नहीं नहीं, तेजस्वी जी लीडर अपोजिशन के सिवा पार्टी के किसी पद पर नहीं। और जब वो राजनीति में आए भी थे तो बिना किसी पद पर रहे हुए 4 साल काम किया। तो मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो लालू जी, तेजस्वी जी बनते हैं, स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप बनते हैं, पार्टी के प्रमुख लालू जी हैं, तो फिर परिवारवाद पूरा है ना? ये पार्टी जो है एमपी है, यह पार्टी जो है मूलतः एक प्रदेश की पार्टी है। और जब से ये पार्टी बनी है, और जब लालू जी मुख्यमंत्री भी थे जनता दल में भी, तो उन्होंने रमई राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और ये नारा चलता था, दिल्ली में बोमई, पटना में रमई। दलित समाज से आते थे, उनको शंकराचार्य घोषित कर दिया। 9 कैबिनेट मंत्री के सारे बिहार तक सीमित है, उसके प्रदेश अध्यक्ष और अध्यक्ष ज्यादा पावरफुल है। प्रदेश मुझे अगर बोलने देंगे तो मैं आपको जवाब दूं। जी बताइए। राष्ट्रीय जनता दल जब से बना है उसके बाद उसके प्रदेश अध्यक्ष को देखिए ना भाई, उदय नारायण चौधरी, रमई राम, वो पासवान जी थे, है ना, कमल पासवान। उसके बाद ये 3 तो आपको दलित समाज से हो गए। उसके बाद जो है अति पिछड़े समाज से रामचंद्र पूर्वेज, अकलियत समाज से अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, और अभी अगड़े समाज से जगदानंद सिंह जी। तो प्रदेश अध्यक्ष से तो बड़ा कोई पद नहीं होता है किसी भी दल में। और अध्यक्ष राज्य की पार्टी है, एक मतलब एक सिर्फ बिहार तक पार्टी अगर सीमित है, और तो सबसे बड़ा पद है। प्रधान महासचिव भी आलोक मेहता जी कुशवाहा समाज से, मौजूदा परिदृश्य पिछले 2 बार से वही है। तो अध्यक्ष के पद से तो बड़ा कोई पद नहीं होता है। और पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो चेयरमैन है, जो टिकट पर साइन करता है सिंबल पर, वो भी लोग अलग अलग लोग रहे हैं। पहले आर.के. रवि थे मधेपुरा से, जो 89 में सांसद थे, फिर 2 टर्म जो है राज्यसभा वगैरह भेजे गए थे, वो 92 में, फिर 98 में। तो इसलिए, और अभी अवध बिहारी चौधरी जी है वहां पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन। तो ये तो कुछ पार्टी है जहां सब कुछ एक हाथ में है, यहाँ तो डिसेंट्रलाइज्ड है, सबका फैसला होता है। और आप जो कह रहे हैं, सबसे ज्यादा अति पिछड़े समाज के लोगों को राज्यसभा अगर किन्हीं ने भेजा है तो लालू प्रसाद जी, चाहे वो हमारे यहाँ के वो जगदम्बी मंडल हो, या फिर वो जो है ब्रह्मानंद पासवान हो, या एक और जो विद्यासागर निषाद हो, रामदेव भंडारी जी हो, विद्वान आदमी थे। किनको नहीं भेजा भाई? जाबिर हुसैन साहब हो, और रघुवंश प्रसाद सिंह जी जो मनरेगा मैन कहे जाते हैं, उनको जितनी बार हमारी सरकार बनी, 96 में तब भी वो मंत्री थे, 2004 में तब भी वो मंत्री थे, 99 में जब लालू प्रसाद जी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, हार गए थे मधेपुरा में, तो हमारी पार्टी के लीडर ऑफ द हाउस थे वहां पर, मैंने दल के नेता, संसदीय दल के नेता लोकसभा में रघुवंश बाबू थे। 4 में भी वो मंत्री थे। तो इसलिए ये कहना कहीं से मुनासिब नहीं है कि मैंने इस दल में बाकी लोगों में प्रतिभा, तो बाकी लोगों में अगर प्रतिभा नहीं होती तो ये सारे मंत्री कैसे हो? और अगर बाकी लोगों में प्रतिभा इस दल में, तो लालू जी प्रतिभा विहीन आदमी हैं, घर बैठ जाएं। भाई वो मठ खोल के और मस्जिद खोल के नहीं ना बैठे हुए हैं, वो राजनीति करते हैं ना। आप क्या चाहते हैं कि संन्यास ले लें तेजस्वी यादव? हाँ, उन्होंने कई बार कहा है कि इस देश में बाकी जितनी पॉलिटिकल फैमिली हैं, उनके बच्चे अगर राजनीति छोड़ दें तो छोड़ने का एक लिखितनामा दें तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन ये इलॉजिकल बात है ना। आप बताइए ना कि शेख हसीना से ज्यादा काबिल कोई नहीं था बांग्लादेश में। बनी ना भाई, शेख मुजीबुर रहमान साहब की नहीं, तो अगर सामने वाले गलती कर रहे हैं तो हम भी करते रहेंगे। गलती है ही नहीं, मैं इसको गलती मानता ही नहीं। इसको आप गलती ही नहीं मानते। बेगम खालिदा जिया नहीं बनी, राजा के पेट से राजा पैदा हो, ये बिल्कुल गलती नहीं है।
ये राजतंत्र है ही नहीं, ये डेमोक्रेसी है, ये बिल्कुल। जनता चुनती अगर है, जनता परिवार चुनती है। में ही सब कुछ अरे सीमित भाई, है, ये कल बेकार को की बात है, तो डॉक्टर के बेटा डॉक्टर ना बने। कल को अगर अगर राजद की काबिलियत है सरकार, सर्जरी करने की, कल को सर्जरी अगर करने की काबिलियत है, अच्छा डॉक्टर है, पढ़ाई करके आया है, तो वो क्यों नहीं बनेगा? और लोकतंत्र लोगों में को तो जनता काबिलियत चुनती है। साबित करने का मौका नहीं दिया जा रहा ना, वहां पे ये किसने गलती है। कहा? 200 मैं आपको बता 243 रहा हूँ, एक विधानसभा एक में, एक चीज मुझे बोलने 243 दीजिए। एक विधानसभा में हर जगह से तेजस्वी यादव लड़ते हैं। अब मैं बोल 40 लेता हूँ लोकसभा थोड़ा सीट में हर सा जगह सर, मीसा भारती लड़ती मैं हैं। ये नहीं, कह आप रहा पूरी बात हूँ। सुनिए। नहीं ना, हाँ। गलत बात है ये। मुझे पहले बोल लेने दीजिए। जॉर्ज जॉर्ज बुश जो है, सीनियर बुश के बेटे हैं कि नहीं? जस्टिन ट्रूडो के पिताजी कनाडा में थे कि नहीं? कम्युनिस्ट की बात कर रहा हूं, जिसने सबसे ज्यादा लालू जी के खिलाफ इसके कॉलमिस्टों ने लिखा। मैं सिर्फ दक्षिणपंथी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज हमारा गठबंधन है, पहले भी था, लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम इन लोगों ने किया। वो आज गुजर गए हैं। गुप्ता जी गृह मंत्री थे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में, सीपीआई से आते थे। सीबीआई को किस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग किया हम लोग नहीं जानते हैं क्या? किस तरह से हमारे नेता को फंसाया गया था? ये बेगानों को तो छोड़िए, अपने लोगों ने जो चाल रचा और साजिश रची, अब वो गुजर गए हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो इसको लेके आप बस ये बताइए एक कि ही मेरा फॉलो अप फिदेल सवाल है। कास्त्रो फिदेल कास्त्रो कम्युनिस्ट हैं, उनके भाई राउल कास्त्रो हैं कि नहीं है? ये वो बिल्कुल फजुल्ला सवाल है। अच्छा, इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। मैं कह मैं रहा उस हूं चीज कि को ऐसे तेजस्वी यादव, ऐसे आज पूछना चाहूंगा। मैं उस चीज को तेजस्वी ऐसे यादव पूछना विधान चाहूंगा, परिषद से नहीं आए हैं ना? एक बार नहीं, सुनिए नीतीश आप। कुमार को नहीं, सुनिए सुनिए, नीतीश कुमार 2005 से क्यों नहीं कोई चुनाव लड़े हैं? किस बात का डर है उनको? लोकतंत्र में तो भाई मेन लीडर को चुनाव लड़ना चाहिए ना। कर्पूरी ठाकुर जी भी बने थे मुख्यमंत्री, एमपी भी थे, रिजाइन करके उनके लिए सीट खोजी जा रही थी। फुलपरास से देवेंद्र यादव ने सीट छोड़ी थी। कर्पूरी ठाकुर के जाति की कितनी संख्या है बिहार में? सबके नेता थे वो, सबने उनको नेता माना। इसलिए एक बार जनता जिस एक रोज फॉलो अप सवाल रिजेक्ट बस कर, इस पे ले लेता लालू हूँ मैं। यादव नहीं, जी, मेरी पूरी बात इसको कहने दे दीजिए, ये गलत अच्छा, दिशा और में चला ना ठीक जाए। है। हाँ ठीक है, बोलिए। मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके ठीक बाद है। आप जो सवाल करना कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी ना, हम्म, चुनाव हारी हैं कि वो नहीं हारी हैं? हम्म, लोकसभा के भी चुनाव हारी हैं, विधानसभा के भी चुनाव हारी हैं। मीसा भारती जी 2 बार से चुनाव हार रही कि नहीं हारी? लालू प्रसाद जी चुनाव हारे हैं कि नहीं? 2 बार हारे हैं। 99 में हारे हैं चुनाव, वो शरद यादव से। 98 में हारा, रंजन यादव से 2009 में चुनाव हार गए हैं। जिनका क्या मतलब है? क्या राजनीतिक रूप से क्या उनकी पकड़ थी भाई? अगर लालू जी ने उनको राज्यसभा नहीं भेजा होता तो रंजन यादव का क्या था बिहार की राजनीति? लेकिन पूरा अपना फैले हुए थे। जो गलत सही डिसीजन करना होता था अपने मन से करते थे, और जब जिस पर रोक लगी तो उनको बड़ी छटपटाहट होनी शुरू हो गई। तो इसलिए राजनीति में, लोकतंत्र में राजतंत्र की बात की ही नहीं जा सकती। यह रानी के पेट से बस राजा पैदा ही नहीं होता। एक एक चीज, बस जी एक फॉलो अप सवाल लूंगा छोटा सा, और मैं भी चाहूंगा आप एक बिल्कुल शॉर्ट में इसका जवाब दें। आज के जी। डेट में अगर राजद की सरकार आती है, क्या ये चीज पहले से ही तय नहीं है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे? और लोगों को क्या वहां पर मौका दिया गया? और लोग अगर मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी करते हैं तो क्या उस चीज को इनकरेज किया जाता है पार्टी के अंदर? आप तो यहाँ कहेंगे कि जो लोग चुनेंगे सारे विधायक जिसको, वो बनेगा, आप वो कहेंगे। लेकिन आप अगर आप पार्टी के अंदर से पार्टी को देख रहे हैं, और ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ कि किसी विधायक को हिम्मत तक नहीं होगी कि वो खड़े होकर बोले नहीं, तेजस्वी जी क्या नहीं मत नहीं होगी? बनेंगे, इस बार मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, चलिए मैं भी विधायक दल का नेता के लिए चुनाव अध्यक्ष में खड़ा होता हूँ। अध्यक्ष क्या इस अध्यक्ष तरह का का जब माहौल है चुनाव पार्टी के होता है, अंदर? जी। अध्यक्ष का जब चुनाव होता है तो उसमें बाकायदा कोई भी पर्चा दाखिल कर सकता है। अब कोई नहीं करता है तो क्या करें? भाई माने जबरदस्ती तो आप नहीं ना चुनाव लड़वा सकते हैं किसी को। ये तो हो गया ना, कोई वही पर्चा चीज ही दाखिल नहीं करता। नाम मात्र हो रहा है ना, मतलब ये चीज नाम मात्र हो रहा है गजब ना। बात है। तो आप फिर इस ये चीज लालू को जी का अगर दोष है? नहीं, फिर ये लालू जी का दोष है। दोष है, बिल्कुल इंकरेज अगर नहीं किया अगर जा रहा अगर है, अगर कोई उस तरह का। इनकरेज, मतलब गजब हाल है। मैं कह रहा हूं कि इंदिरा जी कब बनी थी पार्टी की प्रेसिडेंट? नेहरू जी के जीते जी, उनके निधन के 5-6 साल पहले बन चुकी थी। तो इसलिए ऐसा तो नहीं है कि जो कोई राजनीति में है वो राजनीति करना छोड़ दे सिर्फ इसलिए कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में पैदा हुआ, वो पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हुआ। चलिए, तो मैं परिवारवाद इसको से आगे उचित नहीं निकलते मानता हैं। हूं। जी मैं ठीक है। ये कह रहा हूं कि अगर किसी के अंदर क्षमता होगी, लालू जी का कोई, लालू जी के परिवार में कोई मुख्यमंत्री था क्या? तो प्रधानमंत्री था क्या? अपने से न रास्ता बनाया उन्होंने। लेकिन तेजस्वी यादव तेजस्वी में जी दम के होगा परिवार तो में था बनेंगे। ना, बस वही। ठीक है, तेजस्वी चलिए जी अब के अंदर ये काबिलियत होगी तो होगा। चौधरी अजीत सिंह जो थे प्रधानमंत्री के बेटे थे ना,
नहीं बन पाए ना मुख्यमंत्री, और अंत में आके वेस्टर्न यूपी में सिमट गई उनकी पार्टी। पिता पुत्र दोनों चुनाव हार गए, जयंत चौधरी जी भी हार गए। चल इसका ठीक क्या है, अभी कीजिएगा? मुलायम उस सिंह पर बन नहीं गए, हो गया। अब मुझे अखिलेश मिल यादव गया बन गए, परिवारवाद की सवाल का जवाब। मेरा बहुत बीजू लंबा भी हो पटनायक गया ये के जवाब। बेटे जी। नवीन पटनायक बन गए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आखिरकार जनता अगर चाहेगी, जनता अगर जनादेश देगी तो तेजस्वी जी बनेंगे। और जनता कहेगी कि आप विपक्ष में बैठिए, तो विपक्ष में हैं और लगातार हैं और बहुत रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। किसी के लिए भी बिहार में स्पेस है। दरोगा राय जी के पिता कहाँ थे? अनूपलाल यादव थे, गजेंद्र हिमांशु थे, जी, इस तरह के वो बहुत सारे महावीर राय थे, एग्जाम्पल्स हैं। तमाम अब लोग थे। लेकिन अगला उसके बीच में लालू प्रसाद जी ने रास्ता बनाया। किसी को अगला किसी ने नहीं रोका है। एक समय शेरे बिहार कहे जाते थे राम लखन सिंह यादव। आज क्या है उनकी स्थिति? उनके बेटे भी तो राजद से चुनाव लड़के जीते थे नेपालीगंज से, जी, इस अगला बार हार सवाल गए जदयू में यहीं गए। पर है। अगला सवाल लेने दीजिए क्योंकि काफी लंबा खींच रहा है। जो बीपीएससी का जनरल और ओबीसी कट ऑफ सेम हो गया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या रिजर्वेशन के लिए एक खतरा है? ये गलत दिशा में जा रहा है? कट ऑफ कम होना चाहिए या ये बिल्कुल आप इसको कैसे देखते हैं? या ये बिल्कुल जो कैलकुलेशन है इसमें ऐसा ही फिट बैठ रहा है? किस नजरिए से देखते हैं? मुझे लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि आपको हर वो मीन्स तलाशने हैं जिससे कि रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन जब से दक्षिणपंथी ताकतें हावी हुई बिहार में भी, देश में भी, तब से लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही। अलग अलग लोक सेवा आयोग जो सूबे का है उसकी तरफ से। और ये डिस्क्रिपेंसी जो है इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि आप बेहतर जानते हैं कि जब से ये ईडब्ल्यूएस आया और उसके पहले भी इस रिजर्व्ड कैटेगरी के जो लोग होते थे उनको अपनी ही कैटेगरी में, भले वो मेरिट में जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हो, उनको जबरन उसी में डाल दिया जाता है। तो ये क्लियर कट वायलेशन है और इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई हाई कोर्ट का फैसला है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। कैटेगरी वाले को कैटेगरी में ही आप नहीं रखोगे। जनरल कैटेगरी कहने का मतलब ओपन फॉर ऑल, जो लोग भी आ जाए उसमें था। लेकिन ये एक तरह का वायलेशन है और बिहार में जो कुछ हो रहा है अभी, भाजपा जो है इसी तरह का काम करवा रही है। नीतीश कुमार जी कठपुतली हैं। नीतीश कुमार जी का कुछ चलता उलता नहीं है। इनकी कानून विधि व्यवस्था सब खराब है। कई बार तेजस्वी जी ने भी फोन वोन लगाया था, आपको याद होगा, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी वगैरह हो या बाकी लोग हों जो बेरोजगार हैं और डिजर्व करते हैं कि जो रोजगार समाचार में वो पढ़ते हैं और फिर अप्लाई करते हैं और परीक्षा लंबे समय तक नहीं, परीक्षा हुई तो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट हुआ तो उसमें जो आप बता रहे हैं आरक्षण के नियमों का उल्लंघन, ये सब कुछ होता है। तो नीतीश कुमार के हाथ में कुछ रह नहीं गया है और उनको जबरदस्ती का बैठाए हुए, और वो कुछ कब तक बैठाए हुए, कब तक चलवाएगा, कितना ह्यूमिलिएट करेगा। अब चूंकि उन्होंने खुद ही ऐसी भूमिका अपने लिए चुन ली है तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार है नहीं। लेकिन इससे नुकसान जो हो रहा है एक बड़े वर्ग का, और आगामी सत्र में इस बात को उठाया जाएगा। आपने जो कहा है ये बहुत सही सवाल है और इस सवाल को एड्रेस किया जाएगा जो भी सेशन आने वाला है उसमें, कि इस तरह की डिस्क्रिपेंसी रोकी जानी चाहिए। एंटी-सीए प्रोटेस्ट में कई स्टूडेंट लीडर और जेल में है। कुछ लोगों को कल ही बेल भी मिला, लेकिन अब भी पुलिस वहाँ छोड़ नहीं रही है, जिसमें आसिफ तन्हा और पिंजरा तोड़ की 2 एक्टिविस्ट हैं। लेकिन आपके अपने पार्टी के मीरान हैदर भी जेल में है। उसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? आप लोग अपने स्तर पर क्या कुछ कर रहे हैं या भूल गए हैं कि आपके पार्टी के भी कोई स्टूडेंट लीडर थे मीरान हैदर नाम से? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारी पार्टी के लिए एक एसेट हैं और इसलिए उनको पार्टी का यूथ विंग का दिल्ली स्टेट का प्रेसिडेंट भी बनाया और लॉकडाउन के दौरान भी वो अच्छा काम कर रहे और कई तरह के जो भी निजी लोग थे उनको सहायता पहुंचाना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब काम बखूबी। और बाहर में बहुत तरह का र्यूमर फ्लोट करता है और करवाया जाता है। कुछ ताकतें हैं इस तरफ तकसीम कराने वाली, जो कनफुकवा गिरोह होता है और वो हर तरफ होता है। उसका काम ही होता है कि अलड़ बलड़ कुछ भी चला। उनके पूरे मामले को देखने के लिए पार्टी ने हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं, बहुत ही काबिल आदमी हैं और बहुत ही सक्रिय हैं और बहुत तरह से चीजों को अब वो पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते रहे।
वो जितनी हियरिंग हुई उनकी, हर जगह शुरू से लेकर अब तक वो गए, और उनके जाने का मतलब कोई इंडिविजुअल का जाना नहीं, उनके जाने का मतलब पार्टी का जाना, और पार्टी पूरी तरह से साथ खड़ी। अब कुछ लोग चाहते हैं जिस तरह से चीजों को मोल्ड करना, तो ये कोई एनजीओ नहीं है आरजेडी। आरजेडी एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है, और ये अपने तमाम वर्कर्स, पार्टी ऑफिस बेयरर्स का ख्याल रखती है, और कौन चीज किस तरह से रिजॉल्व होगी वो हमको ज्यादा पता है ना। बीइंग ए पार्टी चीफ, पार्टी लीडर, ये हमारी पार्टी के जिम्मेदार लोग जो हैं वो बखूबी समझते हैं कैसे चीजों को हमको देखना है, कैसे अपने लोगों की मदद करना है। कोई जाके इमरान हैदर जी के परिवार से जाके पूछ ले, उनके बहनोई से पूछ ले, उनके भाई से पूछ ले। ये तो बाहर में कुछ माहौलिया टाइप का लोग होता है जो अंट संट कुछ भी प्रचारित करते हैं। इमरान हैदर के परिवार से मिलने तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव गए नहीं, बल्कि तेज प्रताप यादव तो पिछली बार उनके गांव के पास वाले गांव में तेज प्रताप पहुंचे, लेकिन इमरान हैदर के घर नहीं। अब कौन किन से किस तरह से मिलेगा ये कोई और नहीं तय कर, है ना। ये जो है ये हमारी पार्टी ही तय करती, और किन से किस रूप में संपर्क रखना है और कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये तो मिरान जी जब बाहर आएंगे तो आपको रखना चाहते हैं आप लोग। नहीं, हम गुप्त की बात ही नहीं है। मैंने कहा कि मैं किसी के डिक्टेशन पर हमारी पार्टी चलेगी। हमारी पार्टी ये समझती है कि जहां भी जो जरूरतमंद हैं, जो हमारे लोग हैं, उनका ख्याल हम रखते हैं। वो तो मिरान जी जब बाहर आएंगे तो मिरान जी आपको बता देंगे। तो लोगों को जानने का हक नहीं है कि आप क्या कुछ कर रहे हैं उसके लिए। लोगों को माने लोग ये कहेंगे कि राजद जो है वो इन लोगों का ख्याल नहीं रखती है, तो लोगों के प्रति हम नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिन आदमी पर जो गुजर रहा है, अरे भाई जनता के प्रति, जनता अभी जेल में है, इमरान जेल नहीं, अगर जनता ये जानना चाह रही है कि पार्टी क्या कुछ कर रही है, तो आप अंदर क्या कर रहे हैं, जनता का सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल नहीं, ये कुछ चंद लोगों का सवाल है जो लगातार, और हम जानते हैं वो ताकतें कौन, और ये बातें कहां से आती। हम बार बार कह रहे हैं कि मिरान जी के परिवार से जाके कोई पूछ ले। मिरान जी बाहर आएंगे तो आपको पक्ष रख देंगे कि पार्टी ने कितना उनका ख्याल रखा है, किस तरह से ख्याल रखा है, किस स्तर पर ख्याल रखा है। इसलिए कुछ लोग चाहते हैं इस तरह का कनफुकवा गिरोह की तरह से ये गलत धारणा पैदा कराई जाए, गलत धारणा बनाई जाए, पार्टी के बारे में गलत छवि पेश की जाए कि ऐसे है वैसे है, और एक इलाके में जाके दुष्प्रचार किया जाए। तो लालू यादव से ज्यादा बड़ा कोई अकलियत का हमदर्द और रहनुमा नहीं हुआ बिहार में, और ये लालू यादव को कहने की भी जरूरत नहीं, न लालू यादव की पार्टी को, ये लोग महसूस करते हैं। आज जिस तरह से हर जगह दंगा फसाद कराने की बात की जा रही है, वो सारे लोगों को ये इस बात का दर्द नहीं है कि किस रूप में लालू प्रसाद ने स्टेट को छोड़ा था और कहां तक, किस जहन्नुम में जाके इस नीतीश कुमार ने और बीजेपी ने पहुंचा दिया है उसको। तो इसलिए आने वाले समय में लोग मूल्यांकन करें कि हमसे कहां पर गलतियां हुई और कौन लोग सही मायने में हमारी नुमाइंदगी का हकदार है। इसलिए इस तरह की जो बातें आती हैं वो डिविसिव बातें, वो गलत तरीके से पेश की जाती हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे परिवार में कुछ हो जाता है, अलौली में, खगड़िया में, हर जगह क्या तेजस्वी जी जा रहे हैं क्या? लेकिन तेजस्वी जी जिनको भी भेज रहे हैं, जो भी नीडी लोग हैं, भोला पासवान शास्त्री के परिवार के साथ क्या स्थिति थी, वहां वो गए कि नहीं? बिरसा मुंडा जी के परिवार के साथ क्या स्थिति थी, वो गए कि नहीं? बेगूसराय में अकलियत परिवार के साथ कुछ हुआ था, वहां वो गए कि नहीं? लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, और उनके लोग जहां वो नहीं जा पाते हैं उनके नुमाइंदे जाते हैं, सीधे संपर्क में चीजें रहती हैं। कई चीजें सिवान के संपर्क के बारे में भी गलत सही तरीके से पेश किया गया। जब तक वह आदमी नहीं आकर कुछ कह दे तो फिर रूमर का तो कोई मतलब नहीं। हम उस वर्कर के प्रति जवाबदेह जिम्मेदार हैं, हम उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन जो किसी और पार्टी के एजेंडे को थोपना चाहेगा, हम पर इल्जाम लगाना चाहेगा हमारे आपने सिवान का क्योंकि जिक्र किया, शहाबुद्दीन जी के डेथ के बाद क्या वहां पर तेजस्वी यादव को नहीं जाना था? मैं कह रहा हूं कहाँ जाना चाहिए था, कहाँ नहीं जाना चाहिए था, ये सवाल ही नहीं। सवाल यह है कि क्या पूरे परिवार के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे मोहतरम सदर संपर्क में थे कि नहीं,
पार्थिव शरीर को बिहार लाने की कोशिशें हुई कि नहीं, ये तो कोई हिना साहब जी से जाकर बात करेंगे। वो चूंकि इद्दत का समय था, उस वक्त नहीं, मतलब वो नहीं बोलना तो चाह रही थी, ये बात कैसी रखना चाह रही कोशिश थी। जो आप वो इतने बड़े हमारी लीडर के, वो और हमारी इतने बड़े लीडर की बॉडी को अगर शी इज आप अ नहीं ला पाए वेरी बिहार तक, तो ये शी कोशिश इज अ तो वेरी नाकाम रह गई। ऑनरेबल मेंबर ऑफ आवर पार्टी, और पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। तेज प्रताप जी खुद गए, कई विधायक हमारी पार्टी के गए, अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी गए, जितेंद्र राय जी मरोड़ा वाले गए, अवध बिहारी चौधरी जी लगातार गए, नहीं, उनके बॉडी कौन की नहीं अगर गए, बात करें तेज तो प्रताप जी गए। वो बॉडी क्यों को नहीं आ पाई, लाने मतलब की, विफल क्यों मैं हो कह गया रहा फिर? हूँ, कमाल की बात, ये तो बिल्कुल कमाल की बात। आप लोग इतना उनके प्रेशर क्यों नहीं बॉडी, डाल पाए कि हमसे हम बॉडी आ जाए? हॉकी स्टिक से जाके पीटने जाते, आप कमाल की इतने, बात करते अगर हैं। आपके यहाँ हाँ, आपके पास उनके लिए इतना सम्मान होता मैं कह रहा तो हूँ, शायद चले जाते। अच्छा सुनिए सुनिए, जी। सम्मान तो लालू जी की बहन गुजर गई, लालू जी आए थे क्या उनके अंतिम दर्शन के लिए? आने दिया था जेल प्रशासन ने क्या? लालू जी के अब फिर, भाई गुजर गए, अब फिर लालू जी कमाल की की बात बात कर नहीं रहे कर हैं रहा, आप। पार्टी के लोग नहीं थे नहीं ना। नहीं, कौन चाहता है, कौन चाहता है कि उनके परिवार के लोग गुजर जाएं और वो उनका अंतिम दर्शन नहीं करे? कौन चाहता है कि उनकी पार्टी के 4 बार के एमपी, दो क्यों बार नहीं के हो सका एमएलए, फिर? जिसमें एक फिर बार हो क्यों निर्दलीय। नहीं सका, हो क्यों नहीं तो सका ये? बात तो आप बात सुनने में अगर आपकी दिलचस्पी होगी तब मैं कुछ कह हाँ, पाऊंगा। बताइए। ये बात ओसामा साहब जी से जाके आप पूछिएगा, ये बात हिना साहब जी से पूछिएगा। और जो दर्द हम सबको है उस लीडर को खोने का, ये कोई और नहीं महसूस कर सकता। इसलिए हमारी पार्टी का कोई इतना बड़ा इतने दिनों का कोई लीडर गुजर जाए और असामयिक निधन हो जाए, और कौन नहीं जानता है कि नीतीश कुमार ने क्या क्या खेल नहीं कराया था। तुरंत उसके बाद जो है उनको जेल भेजने के लिए अपील में गया, सुप्रीम कोर्ट तक आया, हाई कोर्ट में का क्या था फैसला, और फिर उसके खिलाफ क्या सरकार लेके अपील में गई, ये कौन नहीं जानता है। और उसके बाद कुछ लोग इस तरह की भी बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार का फोन आया। अरे भाई, जो आदमी जेल में हमारे लीडर को डालेगा, वो उस आदमी की सहानुभूति हो जाएगा और उसको लेकर लोग उछलने लगेगा। मैं कह रहा हूं कि उस पुत्र जिन्होंने अपने पिता को खोया है, वो पत्नी जिन्होंने अपने शौहर को खोया है, उनके दर्द को कोई इस तरह का हंगामा बरपाने वाला आदमी नहीं महसूस कर सकता है। इसलिए हम लोग उस शोक की घड़ी में पूरी कोशिश हमारे लीडर ने की, कमिश्नर से बात करने, पुलिस कमिश्नर से बात करने की कोशिश की कि किसी भी तरह से उनको भेजा जाए। आप जो है, एक पत्रकार जो गुजरे हैं रोहित सरदाना, उनका शव जब ले जाया जा सकता है, जब उसमें प्रोटोकॉल का कोविड प्रोटोकॉल का हवाला दिया, फिर जेल मैनुअल और तमाम चीजें। इसलिए इस तरह की जो बातें हैं, वो कोई जो लोग कर रहे हैं, वो हमारे मुखालिफ लोग, वो किसी और के हाथों में खेलने वाली ताकतें, और जो क्या क्या कर रही हैं और क्या क्या किया पिछले चुनाव में, वो सारा देश जानता है, सारे देश ने देखा है। आज भी आखिरी, मैं समझता हूं कि पूरे सारण प्रमंडल में हमने एक मजबूत आधार को खोया है। वो सिर्फ सिवान नहीं, सिवान, महाराजगंज, आपको आपको सारण मतलब छपरा, और आपको वहां गोपालगंज, उस पूरे इलाके में हमारे एक सशक्त हस्ताक्षर थे। और उनका इंटरव्यू आप सुन लीजिए। हम तो उन पर कई सवाल हुए जेएनयू में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, और तब भी मैं इस पक्ष का रहा हूं कि आप कोर्ट नहीं, वो मामला सब जुडिस, और उसमें उनको अपना पक्ष रखने का हक है। और ये अफसोस है कि उनको अपना पक्ष रखने भी नहीं दिया गया था, और आज तक उन पर वो इल्जाम चलता चला आया, और उसको उन्होंने कई कई मंचों पर उस पर अपनी सफाई दी, अपना पक्ष रखा। इसलिए हमसे ज्यादा दर्द नहीं होगा जो रात दिन हम उनके बारे में ही सवाल को झेलते रहे इस कैंपस। इसलिए हम समझते हैं कि वो हमारे लीडर हैं, हमारे लीडर थे वो, और उनको लेकर हम अपोलोजेटिक नहीं रहते हैं कभी। जो हुआ वह दुर्भाग्यजनक था, जो भी कॉमरेड चंदू के साथ हुआ वो दुर्भाग्यजनक था। और इस बात को खुद डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने कई बार कहा कि भाई हमारे, खैर अब उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी राय आप पूछेंगे तो मैंने कभी भी इस बात को लेकर, चाहे जो भी कॉमरेड सवाल करते हैं जेएनयू के अंदर, और हमने तो पूरी रात इस बात को डिफेंड ही किया है, पूरी रात हमने अपना पक्ष रखा है कि भाई ये कोई कोर्ट नहीं है जहां आप जो है जबरदस्ती का कुछ करेंगे। मामला न्यायालय में चल रहा है, वो जेल में हैं, उसी मामले में जेल में रहे, तो इसलिए किसी को भी आप ग्रिल नहीं कर सकते। और उनके जाने का हम सबको बहुत दुख है, उनका पार्थिव शरीर नहीं लाया जा सका, इस बात का भी हम लोगों को अफसोस है, और उसमें पूरी कोशिशें हुई हैं, इस बात का हम लोगों को तसल्ली है, हमने अपनी ओर से ईमानदारी से कोशिश की। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे हम
कोविड के सिचुएशन को जिस तरीके से बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने डील किया, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो आपने भी देखा होगा कि आंकड़ों के मामले में हाल ही की बात है, पिछले सप्ताह की बात, अखबार में दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ कि उसमें हेराफेरी की गई और एक दिन जो में आंकड़े एक्चुअल, बढ़ा दिए गए फिर बाद में। जी जी। जी जी, हुँ, और आप बिहार में हैं, आप बेहतर जानते हैं, अलग अलग इलाके में गांव गांव में डेथ हुई है। कितने पंचायत हैं, कितने सब डिवीजन हैं, कितने जिले हैं और कितने गांव हैं, कितने वार्ड, बहुत मोटा मोटी आंकड़े आप निकाल लेंगे तो बड़े पैमाने, और उसको हैंडल नहीं किया जा सका। कुछ लोगों की जान तो इसलिए भी बच गई कि जिनको आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, सिम्टम जिस तरह का आता था और उसमें रैपिड टेस्ट जो कुछ भी होता था, वो अगर नहीं हो पाता था कहीं पर, तो वो लोग वही सारी दवाएं जो कोविड पेशेंट को दी जाती थी, कई जगह हमको सुनने में मिला, वो सब चलाया, होम आइसोलेशन में रखा और वो ठीक हुआ। अगर वो नहीं होते तो इससे भी बदतर स्थिति होती। तो उस बहुत मिसहैंडलिंग हुई है और 1 साल का समय था, उसमें कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई हॉस्पिटल को अपग्रेड नहीं किया कहीं पर। वो जो आप देखिएगा, कहीं कहाँ बक्सर तरफ से आई, ये ज्योति यादव हैं, प्रिंट के लिए वो रिपोर्ट वगैरह की, मैंने यूपी बिहार वगैरह में घूम घाम के, तो उन्होंने जो उनका अपना तजुर्बा, वहाँ 3-3 वेंटिलेटर, लेकिन उसको चलाने वाला नहीं, किसी को आता नहीं है उस तरह से उसको वो तो बहुत ही देखना। कॉमन है। अररिया के अंदर वेंटिलेटर 6 पड़े हैं, किशनगंज के अंदर पड़े हैं जी चलाने वाले नहीं, तो बिहार के अंदर। जी हुँ, जी जी। तो ये सब जो है देखने को मिला और पूरी तरह से पर्दा डालने की उस पर कोशिश हुई। मान लीजिए कि जैसे डॉक्टर का ही अभाव, तेजस्वी जी यही ना चुनाव में भी यही कह रहे थे कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य और किसानी, ये सारे जो मसले हैं और रोजगार सृजन के, तो उसमें डॉक्टर्स के जो वैकेंट पोस्ट और रिमोट एरियाज में तो और भी कम, तो उसको भरा जाए। 60% से ज्यादा एएनएम और मेडिकल स्टाफ के पोस्ट जो है खाली, रूरल एरियाज में 70% तक डॉक्टर वगैरह की स्थिति जो है। अब उसमें कुछ करना नहीं है, आपको अलग से पोस्ट भी क्रिएट नहीं करना था, जो सैंक्शनड पोस्ट है उस पर आप बहाल कर दीजिए। तो हर जगह एडवोकिज्म पर मान लीजिए कि महकमा चल रहा है, हुँ। तो वैसे में इसको प्रायोरिटी में अगर नहीं रखेंगे तो स्थिति तो और खराब होगी ना। ये कोई अभी चला नहीं गया, जब तक पूर्णतः सारे लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर दिया जा सकेगा, तब तक तो आपको इस बात का अंदेशा बना रहेगा कि ये थर्ड वेव आने की बात हो रही है। लंबे समय से इस बात को हम लोग सुन रहे हैं, जो हालत थी उसमें तो त्राहिमाम था। तो और जीवन इतना अनिश्चित हो गया है। आप अगर 1 महीना पहले बात कर रहे होते हमसे, तो दिल्ली की स्थिति कितनी खराब थी। आप कितने साथियों को हम लोगों ने आसपास में खोया है। हमारे एक यहाँ पर सीनियर थे, पोस्ट डॉक कर रहे थे और हमारे संगठन को काफी कोऑपरेट करते थे हमारे चुनाव में भी, रमेश, डॉक्टर रमेश यादव आजम करके, उनको हम लोगों ने खोया है। और एक दिन पहले संजय गांधी हॉस्पिटल में उनको किसी तरह से हॉस्पिटलाइज किया जा सका और फिर अगली ही सुबह जो है उनके नहीं रहने की खबर आई। और कितने हर जगह से, हर परिवार में लोग इस तरह से इस संकट को झेल रहे थे। और नीतीश कुमार जी की सरकार जो है, वो तो किसी तरह से उनका ध्यान रिकॉर्ड बनाने पर, किसी तरह से श्री कृष्ण सिंह से भी ज्यादा दिन तक वो रह जाए, और कुछ दिन और चली तो रह ही जाएंगे। लेकिन इतिहास किसी को भी इस बात के लिए याद नहीं रखता है कि कितने दिनों तक आप सत्ता पर काबिज रहे, बल्कि इसलिए कि आपने उस दरमियान फैसले कैसे लिए और क्या फैसले लिए। तो ये तो कुल मिला के हेडलाइंस को मैनेज करने में ज्यादा इनका समय चला जाता है, और ये राज्य हित में कोई फैसले कर सकें, बुनियादी किसानों की समस्याएं हैं, जिस जिस दल के साथ ये सरकार चला रहे हैं और उनकी कृपा पर चला रहे हैं, उनकी नजरे इनायत कब तक रहेगी कोई नहीं कह सकता। लेकिन डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, तो गांव गांव में अभी धान की खेती होने वाली है, आप वहाँ गांव के इलाके में हैं, तो उस धान का जो बिचड़ा गिराया जाएगा, जहां बारिश नहीं होगी तो उसको कैसे पटाया जाएगा? तो वही लगा के, या तो नदी में लगा के मशीन, या फिर जो बोरिंग है जहां जहां वो उसके, जहां भी नहर सिस्टम नहीं है हुँ। वहां तो यही सिंचाई का एकमात्र जरिया है। तो वो डीजल का दाम बढ़ रहा है तो किसानों पर मार पड़ रही है।
जो आटा चक्की है चलाने वाला, जो तेल जहां से सरसों के तेल की पिराई होती है, वो सब लोग, तो सब पर इसका असर पड़ रहा है और उसको रोकने में ये सरकार कामयाब नहीं हो पा रही। लॉकडाउन के दौरान कितनी जानें गई हैं और कितना क्राइम बढ़ा है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। सीपीएम के एक लीडर थे, खगड़िया लोकसभा चुनाव 2004 में उन्होंने लड़ा था, जगदीश बसु, अलौली के रहने वाले थे, उनके पिताजी भी सीपीएम से जुड़े हुए थे। दिन दहाड़े, और वो मुखिया थे अभी, उनकी हत्या कर दी गई। इसी कोविड वगैरह को लेकर एक मीटिंग करके आ रहे थे और उनके गांव में हत्या। अपराध पर नियंत्रण नहीं, डीजीपी इनका फोन नहीं उठाता। और वो डीजीपी जो है, कितनी तौहीन है एक वजीर आला की, वो अपने से पूर्ववर्ती डीजीपी के समय का आंकड़ा दे रहे हैं कि इसके हमसे पहले तो ज्यादा था, हमसे पहले, हमारे पदभार ग्रहण करने से पहले से स्थिति बदतर थी। तो ये हाल है अभी। बिना इकबाल के, अब बिना इंटेग्रिटी और सत्यनिष्ठा के स्टेट को नहीं चलाया जा सकता। तो इसलिए अब देखिए, तो राम भरोसे चल रहा है सब। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी, आपने काफी समय निकाला। आप देख रहे थे यंग एंड एंग्री, 4th हम एपिसोड तो था ये भी कहेंगे, जो मीडिया में बैठे हुए साथी हैं, कि वो जो है जितना भी मुमकिन हो सके वो सच दिखाएं, अप्रिय सवाल पूछें, असहज कर देने वाले सवाल पूछें, तभी तो आदमी अपना वर्जन आपके सामने रख पाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि आपने कई सवाल पूछे जो जिसके जरिए हमको अपना मत प्रकट करने का आपके सामने मौका मिल सका और इस जरिए लोगों तक सच्चाई जा सकेगी। लेकिन अधिकांश अखबार का और मेन स्ट्रीम चैनल्स का जो हाल है, जो रवैया है, तो मुझे एक शेर याद आता है कि मुल्क का, कौम का इतना भी न मेयार गिरे, मुल्क का, कौम का इतना भी न मेयार गिरे, सुर्खियां देखते ही हाथ से अखबार गिरे। तो जमहूरियत के चारों पिलर, चारों खंबे अपना मजबूत रहें और अपने अपने दायरे में काम करें, अपनी जिम्मेदारी, अपना उत्तरदायित्व समझें। बहुत शुक्रिया। बेहतरीन शब्दों के लिए जो हमारे लिए आपने कहा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे यंग एंड एंग्री, 4th एपिसोड था हमारा, और ये हमारे साथ जयंत जिज्ञासु जी थे, राजद के युवा लीडर हैं। हम इसको यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे 5th एपिसोड में बहुत जल्द।